नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, पहाड़ का रिएक्शन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग सभागार में स्वर्णिम देवभूमि फाउंडेशन द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन एक राष्ट्र एक चुनाव आयोजित हुआ, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हुई। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी सुनील बंसल व मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल चुनावी व्यवस्था का सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक सशक्त, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पिछले 11 सालों में भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी साख मजबूत की है, बल्कि देश में ऐतिहासिक निर्णयों के साथ लोकतंत्र को नई मजबूती भी दी गई है। धारा 370 की समाप्ति, जीएसटी की ऐतिहासिक एकीकृत कर व्यवस्था, 3 तलाक पर रोक, नागरिक संशोधन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता जैसे कानूनों को लागू करना इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये सभी निर्णय भारत को नई दिशा और गति देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में बार बार होने वाले चुनाव अब एक बोझ बन चुके हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिससे आचार संहिता लागू होती है और इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ता है। इससे योजनाएं रुक जाती हैं और प्रशासन निष्क्रिय हो जाता है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से सरकारी संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। शिक्षक, पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी बार बार चुनाव ड्यूटी में लगाए जाते हैं, जिससे उनके नियमित कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ये न केवल व्यय की दृष्टि से नुकसानदायक है, बल्कि सेवा वितरण की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। वहीं विपक्ष का ये मानना है कि ये विचार अच्छा है, पर इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हो तो 12,000 करोड़ तक की बचत होगी। हजारों करोड़ों की इस धनराशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा, तो सभी काम निश्चित समय पर पूरे होंगे। वहीं केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे तो नीतिगत समन्वय बेहतर होगा, कामों में बाधाएं नहीं आएंगी और योजनाओं का समयबद्ध काम संभव होगा। इससे सुशासन और पारदर्शिता को बल मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं ज्यादा सुचारू रूप से चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे तो प्रवासी मतदाता भी अपने गृह राज्य जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे लोकतंत्र की भागीदारी बढ़ेगी और जनता की सहभागिता से व्यवस्था ज्यादा जवाबदेह बनेगी। आवश्यकता है इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो मिल के पत्थर साबित हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद देश को जिनकी आवश्यकता रही है, जिनकी जरूरत रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन होने से तमाम प्रकार का जो संसाधनों की बचत होगी, जो हमारी अनेक धनराशियां जो खर्च होती है, समय की बचत होगी, विकास कार्य जो बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार उनके लिए काफी लंबा समय लगता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और 5 साल के कालखंड में हर बार कभी विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, लोकसभा में लगती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगती है, निकाय के चुनाव में लगती है। तो एक बार होने से और ये सारी चीजें जो है समय की बचत के साथ संसाधनों की बचत होगी, ये मील का पत्थर साबित होगा। आज देश के अंदर इसका बड़ा अभियान चल रहा है, लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। देश एक चुनाव का जो सपना है, जो विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अगर उसकी जो तकनीकी कमियां हैं उनको सरकार दूर कर पाए, क्योंकि आजादी के बाद कई वर्षों तक जो है एक देश और एक चुनाव होता था, लेकिन बाद में कई कारणों से कई राज्य सरकारें गिर गई। उसके बाद जो है बहुत सी दिक्कतें आती हैं राज्यों में, इस कारण एक देश और एक चुनाव संभव नहीं हो पाया। अगर कहीं
केंद्र सरकार को धारा 356 का प्रयोग करना पड़े, किसी कारण से किसी राज्य की सरकार गिर जाए, फिर क्या अगले आम चुनाव तक वहां चुनाव नहीं होंगे? ये चीजें हैं जिस पर आम राय बनाना जरूरी है। सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी जरूरी है। और क्या एक देश एक चुनाव व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी संभव है, सफल है, ये सोचे जाने की आवश्यकता है। विचार बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ्ट लोकसभा में पेश किया गया वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एक एक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होंगे। फिलहाल इस कानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को क्या अधिकार बनता है कि वो राष्ट्र हित में अच्छा काम हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय चुनाव की बात अगर यदि देखा जाए तो आर्थिक रूप से तो ठीक लग रहा है, लेकिन इस अभी देश की जो हालात हैं, जो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर हम बात करें या हमारे राज्यों की अवधारणा के रूप में बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारी यहाँ भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। हर विधानसभा की अलग स्थितियाँ हैं, पंचायत की अलग है, नगर निगम की अलग है, लोकसभा की अलग है। तो हर आदमी अगर यदि एक प्रतिनिधि चुनना चाहता है तो उसके बारे में आकलन कैसे करेगा? वो लोकसभा का प्रत्याशी है, वो हौच पौच हो जाएगा, विधानसभा का प्रत्याशी है, हौच पौच हो जाएगा, नगर पालिका का या नगर निगम का प्रत्याशी है, वो हौच पौच हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें अपने देश को सुधारना पड़ेगा। अगर यदि कोई व्यवस्था ऐसी कोई बनती है तो हम लोग अभी इस रूप में नहीं कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो पाए, अभी इसको बहुत समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टियां और अपना चुनाव एजेंडे पर, क्योंकि अपने चुनाव चिन्ह पर वो करती है, फोकस करती हैं, वो अपने देश के किसी क्षेत्र के विकास के आधारित बात नहीं करते। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूरे देश भर में और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर गोष्ठियाँ सेमिनार का आयोजन कर रही है। और देश का जो प्रबुद्ध नागरिक है, जिनको देश के प्रति चिंता है, ऐसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक समर्थन देने का आजकल कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से ये आवश्यक है कि अलग अलग समय में चुनाव होने के कारण देश को कितना आर्थिक नुकसान है, कितना विकास उससे बाधित होता है, इस संबंध में एक अवेयरनेस के कार्यक्रम देश भर में इस समय चल रहे हैं। और जैसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हो तो 12,000 करोड़ तक के रुपए की बचत होगी। हजारों आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, आशीष नौटियाल साहब, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और टीकम राठौर, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। रमेश खन्ना जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिव प्रसाद सेमवाल साहब भी जुड़ेंगे, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिलहाल शुरुआत बीजेपी के साथ में करना चाहेंगे। प्रभा जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा बहुत तेजी के साथ में है, लेकिन विपक्ष जो आवाज उठा रहा है उस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? देखिए गरिमा जी, इसके साथ तो और भी कई चीजें होनी चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो हमारा ये वन नेशन वन इलेक्शन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस विषय में अब बात कर रहे हैं, और ये मैं ये कहूंगी आज के समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये बहुत जरूरी है हमारे देश में। अब विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन आप ये देख लीजिए जिस प्रकार गरिमा जी हर 6 महीने के बाद हम देखते हैं, कभी केंद्र के चलिए 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, लेकिन आप देखिए राज्यों की स्थिति आज क्या हो गई है। हर 6 महीने में, हर 1 साल बाद कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो
चुनाव से जूझता रहता है। इवन कई लोगों को ये तक नहीं पता होता है देश में कि कहाँ चुनाव हो रहे हैं। अगर आप आज की पीढ़ी है जो इवन चुनाव में खुद भागीदार होती है, उसको खुद नहीं पता होता है। वो कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि ये क्या चुनाव, भी तो चुनाव हुए थे, अभी कौन से चुनाव है। तो इनफैक्ट मैं ये देखना चाहूंगी कि लोग केवल अपने राज्य से मतलब रखते हैं, देश का माहौल कैसा है, हमारे देश के अंदर किस प्रकार की सरकार चुनी जानी चाहिए, क्या देश के मुद्दे होते हैं, तो धीरे धीरे लोग इनसे भी करते चले जाते हैं, ये देखने में आ रहा है। लेकिन जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे हमारे पास फायदे हैं। और ऐसा नहीं है गरिमा जी कि हमारे देश में पहले ये सुविधा नहीं थी या पहले चुनाव नहीं होते थे। आजादी के बाद मैं कहूंगी सन 59-58 तक ये चुनाव होते थे, लेकिन इनके लिए जिम्मेदार कौन था, क्यों ये चुनाव बंद कर दिए गए। राज्यों की सरकारों में अगर अलग अलग राज्यों में और केंद्र में एक साथ चुनाव होते थे तो उसका कोई कारण रहा होगा। उस वक्त 70 सालों तक किसकी सत्ता रही है, और उन सत्ता जो केंद्र की सरकार थी उन्होंने क्यों जो राज्य की सरकार थी उनको गिराने का काम किया। तो क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हमारे देश में कि हमें बार बार चुनाव कराने पड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन मुद्दों पर जाएं, मेन ये है कि सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये देश के विकास को बहुत तीव्र गति देगा। देश का विकास मतलब उसमें साथ साथ राज्यों का विकास भी इसमें निहित होगा। अभी हम जब भी चुनाव होते हैं तो हम सबने ये देखा है कि जितना जब भी चुनाव होते हैं आचार संहिता लग जाती है। इतने प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं, 2-3 महीने आचार संहिता लगी रहती है। अगर कोई काम होना होता है तब भी लोग यही कहते हैं अरे अभी तो आचार संहिता है। तो लोग भी आचार संहिता के नाम पर कई बार क्या होता है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जरूरतें होती है, उनमें जनता को पता ही नहीं होता कि ये चुनाव के दायरे में है या नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उससे क्या है, एक तो हमारा जो पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों का बजट हमारा एक चुनाव करवाने में लग जाता है, तो उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगाएंगे, वो पूरे देश का है, उसमें किसी मैं कहूंगी एक पार्टी को फायदा होगा ऐसा नहीं है। दूसरा आप ये देख लीजिए गरिमा जी, जब भी चुनाव होते हैं सरकारी मशीनरी उसमें लग जाती है, अलग अलग विभाग के कर्मचारी वो होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए पूरा पुलिस महकमा वहां पर लगा होता है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि पूरा जब सरकारी तंत्र उसमें लगा होता है तो जगह जगह के विभाग के जो अपने कार्य होते हैं वो भी बाधित होते हैं, जिसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ता है। जब भी वो किसी विभाग में जाते हैं, अभी तो चुनाव हो रहे हैं, वो किसी राज्य में हम कहेंगे कि एक जिले से दूसरे जिले में कर्मचारियों को भेज दिया जाता है, और कई दिनों तक, कम से कम कई जगह तो हमने देखा है कि आज चुनाव है लेकिन दूरस्थ इलाकों में उनको चुनाव ड्यूटी पर जाना पड़ता है, तो 2-3 दिन पहले उनको रवाना न कर दिया जाता है टीम को। तो इससे क्या होता है कि जो अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी का, लेकिन मैंने आपको यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई निर्णय लेती है बड़ा, तो वो सबसे पहले गोष्ठी करवाती है, सेमिनार करवाती है, और एक संसदीय संयुक्त कमेटी भी वो बिठाती है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक निर्णय लेती है। अभी भी आप देख रहे होंगे कितनी गोष्ठी है, सेमिनार हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक और दल है उनसे भी बातचीत की जा रही है। तो अचानक से कुछ नहीं होता है, कम से कम इसके लिए बहुत टाइम से प्रक्रिया चल रही है। और हम बार बार ये कह रहे हैं, जिस प्रकार अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता एक बोल रहे थे कि ये कैसे होगा, किस प्रकार राज्यों में होगा कहीं चुनाव पहले, तो देखिए जब ड्राफ्ट तैयार भेज दिया गया है, जो ज्वाइंट मैं कहूंगी संसदीय कमेटी है, तो वो इस पर चर्चा कर रही है कि अगर हमारे अब केंद्र के चुनाव आएंगे, कितने राज्य उसमें बचेंगे, कितने राज्य ऐसे होंगे जिनके साथ में चुनाव होंगे। तो मुझे लगता है जैसे ही ये जो सारी कमियां हैं, ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ये पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगी कि ये आना चाहिए, और ये देश के हित में है, राज्यों के हित में है, और हमारे देश के विकास के लिए तो मैं कहूंगी गरिमा जी ये बहुत ही जरूरी है। तो निश्चित तौर पर देश की जनता भी इसके साथ है और ये लाया जाना चाहिए देश में। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आशीष नौटाल साहब का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, देखिए बहुत अच्छी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस का कहना है कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर विपक्ष, हम भी इस बात से सहमत हैं कि विपक्ष की राय भी ली जानी चाहिए। आप देश में किसी भी प्रक्रिया की अगर शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें विपक्ष के साथ भी आपको बातचीत करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए और उसके बाद ही किसी चीज़ को करना चाहिए। लेकिन सर अभी कमी कहां पर नजर आती है वन नेशन वन इलेक्शन में? इसमें कोई तो राय नहीं है कि बहुत कुछ बचेगा, लेकिन उसके लिए बहुत तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर हम कुछ चीज़ों को छोड़ते जाएंगे ये अपने आप में गलत बात है। अभी भू कानून पर हम चर्चा कर रहे थे एक दिन, तो उसमें ये हुआ कि कुछ जगहों छोड़ दिया गया। तब कांग्रेस ने यही सवाल उठाया कि भाई जैसे उधम सिंह नगर को छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया? जब आप एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो वन रूल सबके लिए होना चाहिए ना। क्या इसी से कांग्रेस को शिकायत है? गरिमा जी अभी कह रहे थे कि बहुत जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन, बंधु जी कह रहे कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या जाति जनगणना भी जरूरी है? हम पहले जब डिबेटों में बैठा करते थे साथ में, तो जाति जनगणना का विरोध करते थे,
ये होनी नहीं चाहिए, बड़ी खतरनाक है। इनके बड़े कई वीडियोस आप इनके बड़े नेताओं के भी देख सकते हैं जिन्होंने बोला था। अब क्या वो जरूरी है कि नहीं, इनसे ये भी पूछेंगे भाई जरूरी है क्यों कराई जाती जनगणना। देखिए इन लोगों को अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान वाले लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं। उत्तराखंड के अंदर जब 2 उपचुनाव होने थे तो ये उपचुनाव कराने में पीछे हो गए। उपचुनाव भी अगर होते हैं कई राज्यों में, जब उपचुनाव होते हैं तो पहले यहाँ होंगे वहां होंगे, करा ही नहीं पाते हैं। अभी नगर निगम चुनाव के साथ जिला पंचायत चुनाव करा लेते, वो नहीं करा पाए। आप बताएं कि इनके पास कोई विजन नहीं है, विदाउट विजन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका काम है जनता को सिर्फ गुमराह करना, जनता का ध्यान भटकाना। आप बताएं कैसे संभव है कि ये लोग करा सकते हैं? ये बात तो ये भी जानते होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं जानते तो फिर इनकी आदत है, पहले कोई कानून बनाते हैं फिर कानून वापस लेते हैं, इनकी आदत में है। क्योंकि कृषि कानून बनाया, आप भी बता रहे थे कि हम पहले तो बहुत ज्यादा सर्वे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर कृषि कानून बना दिया, फिर कई हत्याएं कराई इन्होंने और उसके बाद कृषि कानून वापस ले लिया। तो इस तरीके के काम करते हैं। फिर हिट एंड रन कानून लेके आ गए, फिर उसको वापस लेने का काम किया, फिर वकीलों के पीछे पड़ गए। तो इनका काम ही यह है कि किसी ना किसी तरह से जनता को एंगेज रखो और उन्हें बताने का प्रयास करो कि हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, ना चुनाव हुए इससे पहले, ना कुछ बन पाया, ना कुछ हुआ, सब इनके ही राज में हो रहा है। आज देश देखें किस हालत से गुजर रहा है, देश के अंदर देखें किस तरीके से एक जो छोटा सा देश है पाकिस्तान, वो किस तरह आज भी सीज फायर का रोज उल्लंघन कर रहा है। ये लाल आंखें दिखाने वालों ने अपनी आंखें ही बंद कर दी हैं, जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बस इनका एक ही काम है, हर पूरे देश में सरकार बना लो, उसके बाद कुछ भी भ्रष्टाचार करो, कोई बोलने वाला नहीं है। इनको डबल इंजन ट्रिपल इंजन इसलिए ही चाहिए होता है कि इनके भ्रष्टाचार की कोई पोल ना खोल पाए। लेकिन इनके बस का असर में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कई तैयारियां करनी पड़ती है। इनको खुद पता होगा, मुझे लगता है, तो चलो बंधुनी की है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी को पता होगा। और इनके पास तो पूरे देश में खाली एक ही ब्रांड एम्बेसडर है, कहीं उपचुनाव भी होते हैं ये वहां भी उस बंदे को लेकर चले जाते हैं। अब एक बुजुर्ग आदमी आपका कहां कहां दौड़ाओगे पूरे देश में अपने प्रचार प्रसार के लिए, वो कहां कहां जाएंगे, बेचारे उम्र की भी कम से कम समझो उनकी। तो किस तरह से ये सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि हम एक बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बना ही दें, उसके बाद जो मर्जी कर लें, तो ये संभव नहीं है। ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और अगर संभव है तो जेसीबी गठित हो रही है, उसमें चर्चा होंगी और बड़े नेता बैठे हैं। देखिए आप और हम तो सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं, वहां तो बड़े नेता बैठेंगे और उसको बड़ी डीपली गहन से चिंतन होगा। और ये निश्चित है, अगर राहुल गांधी जी को सही लगा और उन्होंने चाहा तो निश्चित 1 नेशन 1 कानून भी बन सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी को लगा कि ये गलत कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार आपने अभी देखा, जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की मांग करी, ये विरोध करते रह गए, उसके बाद इनको जातीय जनगणना करानी पड़ी। तो अगर राहुल गांधी जी को पता लगेगा, अगर उन्हें लगेगा करना चाहिए तो निश्चित होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये जनता को गुमराह करने का काम कर। ठीक है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के हमारे साथ में टीकम राठौर साहब हैं। टीकम साहब, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है, प्रदेश में अभी भी छुड़ी है, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए गरिमा जी, हम तो ये कहना चाहते हैं, ये केंद्र का मुद्दा है और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, यदि आप इन सम्मेलनों से दूर हटकर उत्तराखंड में पलायन क्यों हो रहा है इसकी तरफ आप फोकस करते हैं, जिससे कि आपको जो आगे आने वाला परिसीमन है उसमें जो पहाड़ों की सीटें कम हो रही है, यदि आप इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते तो हम मानते हैं कि आप प्रदेश के हित में कुछ चिंता कर रहे हैं। आपको कीर्तिमान गढ़ने हैं और झूठे कीर्तिमान गढ़ने हैं, जिसके वजह से हम बिल्कुल उनसे सहमत नहीं है। और रही आपने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव, मैं ये कहना चाहता हूं गरिमा जी, एक राष्ट्र एक चुनाव देश के संविधान को खतरे की तरफ बढ़ाएगा और तानाशाही का जो दौर है वो तुरंत शुरू हो जाएगा, ये हम आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से संविधान के अनुसार जब यदि माननीय मोदी जी को अच्छा काम करना है ना, एक चुनाव की बात कर रहे हो, तो आप एक संशोधन कर दो ना संविधान के अंदर। आप एक ऐसा संशोधन कर दो कि चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, यदि वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है और उनके पास जो सांसदों का समर्थन है वो पूर्ण रूप से मिल रहा है, विधायकों का समर्थन है वो पूर्ण रूप से मिल रहा है, तो एक अधिकार जनता के लिए भी छोड़ दो ना। एक ऐसा संशोधन करा दो कि यदि कोई सरकार राज्य की या केंद्र की सही काम नहीं कर रही है तो जो सांसद है, जो विधायक है, जो जीत के गया है जिस क्षेत्र से, यदि वो क्षेत्र की जनता उस राज्य के मुखिया को स्वीकार नहीं कर रही है, उस देश के मुखिया को स्वीकार नहीं कर रही है, तो वो जो प्रथम
चरण में जो पहला जो प्रथम उससे जीता हुआ व्यक्ति है, उसके मान लिया मैंने उसको वोट दिया है, उस मत को मैं अपना विड्रॉल करने का मुझे अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा संशोधन लाए लोकसभा के अंदर, ताकि वो उसकी जो द्वितीय सेकेंडरी का जो व्यक्ति था, जो उनके बाद द्वितीय नंबर पे रहा, यदि उनके मतों के नीचे वो आ जाता है वो व्यक्ति, यदि इतने मत विड्रॉल हो जाते हैं, तो इस प्रकार से हम केंद्र में सरकारें गिरा सकते हैं, राज्य में सरकारें गिरा सकते हैं, और ये अधिकार सीधे जनता को जाएगा। यदि आपको इतने दमखम के साथ करना चाहते हैं, देश को इतना पारदर्शी और सक्षम बनाना चाहते हैं, तो ऐसा अधिकार जनता को दे दो, ताकि कोई तानाशाही के रवैये की तरफ ना जाए। और ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव, जब केंद्र की जो सरकार है, मान लिया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दूसरे राज्यों में ये आजकल तो बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, ये किसी भी राज्य की सरकारों को किसी भी तरीके से गिरा देंगे और फिर राष्ट्रपति शासन लगा के अपना कब्जा रखेंगे। तो ये तानाशाही का रवैया है, और ये जो हमारा संविधान है बिल्कुल निश्चित रूप से ये खतरे की तरफ बढ़ेगा, ये हम कह देना चाहते हैं। यदि पूर्व के जो हमारे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, यदि उन्होंने इस पर मंथन किया है, विचार किया है, और उन्होंने एक साथ चुनाव करने की जरूरत समझी, तो उसके बाद जब वो कमियां और खामियां दिखी, तो उन्होंने भी इसीलिए इसको फिर से विड्रॉल किया होगा। ये ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ये कहीं संविधान के बुक में कहीं डिनोट नहीं है, और कोई ऐसा वक्तव्य कहीं हमने और जगह भी नहीं पढ़ा। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि आपको लोकतंत्र को अच्छा बनाना है, तो एक जो मैंने अभी कहा कि ये संशोधन लाए कि जिससे कि जो क्षेत्र की जनता है वो अपने विधायक का जो दिया हुआ मत है उसको विड्रॉल करने की शक्ति रखे, ताकि हम इस राज्य की सरकार गिरा सकें, केंद्र की सरकार गिरा सकें, और अल्पमत में हम उसे ला सकें यदि वो अच्छा काम नहीं कर रही है। तो ये हो सकता है। और केंद्र को मैं ये कहना चाहता हूं, वहां बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम फिर भी एक सजेशन देना चाहते हैं। आपने अनुच्छेद 370 पे काम किया, बहुत अच्छी बात है। जरूर आपने गलत तरीके से अनुच्छेद 370 को आपने बदला है, वो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां के जो राजनीतिक दल है वो आपको समर्थन नहीं मिल पा रहा था, और जिस प्रकार से पूरा जम्मू कश्मीर एक लाश का अड्डा बन गया था, जितनी वहां पे हत्याएं हुई, उसके कारण यदि आज भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी से ही सही यदि उसको आज बदलने का काम किया है, तो हम उनकी बिल्कुल पीठ थपथपाने का काम करेंगे। और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये आज देश की मांग थी और वक्त की मांग थी। जिस प्रकार से वहां का नागरिक आज अपने आप को शिकंजे में कसा हुआ महसूस कर रहा था, आज वो फ्रीली पूरे देश में घूम रहा है और पूरे देश में वो रिश्ते कर सकता है। तो ये उनको आजादी मिली है, और इस आजादी के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहते हैं। और दूसरी बात रही जीएसटी और 3 तलाक और ये नागरिक संशोधन विधेयक, यदि ये इसमें सरकार आगे बढ़ी है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ी है। इसमें भी जो न्यायिक पारदर्शिता है वो क्लियर हुई है, और देश को एक सच्ची न्यायिक प्रक्रिया मिली है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सरकारों को सजेशन दिया था कि हमें निर्णय देने में बहुत दिक्कतें होती है। ये तमाम अधिकारों को उन्होंने इसमें बिल्कुल संचित किया है, और जो टैक्सेज है, टैक्सेज को के कारण भी पूरे भारत में। ठीक है, अभी हम बीजेपी से जवाब लेते हैं। ठीक है, उनसे जवाब लेते हैं कि आखिर अगर लागू करने का तैयारी है तो उसको लेकर आपने और कितनी तैयारी की है कि उसके लागू होने के बाद क्या होगा, कैसे चीजों को मैनेज किया जाएगा। इस पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। बीजेपी से प्रभा बंधुनी जी हैं। प्रभा जी, तैयारी है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातचीत है, केंद्रीय मुद्दा रहा है हमेशा से, ये इस पर बातचीत होती रही है, लेकिन मैम अगर एक बहुत बड़ा फैसला होगा उसको लेकर उतनी ही बड़ी तैयारी होनी चाहिए, उसको लेकर उतनी ही मजबूत तैयारी होनी चाहिए, ताकि देश भर में एक प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो वो ठीक तरीके से हो सके। क्या उसके लिए बीजेपी तैयार है? फिलहाल वो चीजें तैयार हो चुकी हैं या सिर्फ अभी वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत और राय ली जा रही है? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि मैं ये कहूंगी कि जो भी निर्णय वो देश हित में लेते हैं, इतने बड़े बड़े निर्णय हमने लिए, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे उन सभी निर्णयों पे,
तो आप ये बताइए कि जो भी निर्णय अगर देश हित में लिया जा रहा है तो उसमें कौन सी बुराई है। और आज तक आप बता दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जब भी निर्णय लेती है तो उसमें सभी दलों की राय ली जाती है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि विधानसभा में या हम कहेंगे संसद में बिना चर्चा के ही वक्फ बिल ले आते हैं, उसके बाद अमेंडमेंट करते हैं, उस पर राजीव गांधी की सरकार आती है। जब जब इनके प्राइम मिनिस्टर आते हैं आप देख लीजिए, तब लोगों को पता था कि ये वक्फ अधिनियम क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उसमें संशोधन कर रहे हैं, तो सारी मैं कहूंगी पूरे देश को पता है कि क्या संशोधन हो रहे हैं। इनफैक्ट लोगों को यह भी पता चल रहा है कि कांग्रेस ने कितने अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए थे, और जो उन्होंने पूरे देश में संपत्तियों को कब्जाने के लिए एक मुहिम इन लोगों ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाई थी कि हम मुस्लिम समुदाय के हम पैरोकार हैं, हम सबसे बड़े उनके ठेकेदार हैं। तो आज वो मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से पूछ रहा है कि जब आप अपने आप को हमारा मसीहा समझते थे, 70 सालों तक आपकी सरकार थी, क्या दिया आपने हमें? एक रेडी दे दी, एक पंक्चर लगाने की दुकान हमारे को दे दी, और दिया क्या आप लोगों ने हमें? जो हमारा अधिकार था, जो हमारी दान की संपत्तियां थी, आपने वो तो अपने आप बांट ली, लीज पर दे दी 1 रुपए की। या आज तक वक्त के नाम पर कितने अपने हॉस्पिटल बनाए, स्वास्थ्य हम कहेंगे क्या आपने किया, कितनी चीजें आपने लोगों को दी। मुस्लिम समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगी कि आज तक आपने देश के लिए क्या करा है 70 सालों में? अभी ये कह रहे थे कि हमारे एक नेता है, बुजुर्ग नेता है, वही हर जगह जाते, तो आप बता दीजिए, आपका तो जो युवा राजकुमारी कहेंगे, आप लोग युवा नेता कहते हैं, अब वो जनता उनको युवा नहीं मानती, वो चीज अलग है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो युवा राजकुमार है वो। उन्होंने देश में क्या किया? उनको तो देश में वो खुद अपनी स्पीच में कहते हैं कि मुझे आज तक कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली। ये उनके अपने शब्द है, तो इसलिए उनको बार बार विदेश में जाना पड़ता है। वहां से आके वो भारत विरोधी वहां पे बयानबाजी देते हैं, बाहर होते हैं तो देश के विरुद्ध बोलते हैं, देश में होते हैं तो समाज को बांटने की काम करते हैं। आज जब ये जातीय जनगणना की बात कर रहे थे तो इसका श्रेय लेके क्या करेंगे? निर्णय किसने लिया गरिमा जी? आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया। अगर आपको इतनी हिम्मत थी तो आपकी तो पहले 70 साल तक सरकार रही, चलो उस इतिहास को हम छोड़ भी देते हैं। 2004 से लेकर 14 तक आपकी सरकार थी, आपने उस दौरान ये निर्णय क्यों नहीं लिया? आपके बस सपने लेते रहते हैं किसी चीज के कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। आपके पास भी तो जनता ने आपको पूरा मौका दिया, आपकी इतनी स्टेबल सरकार थी, आपने ये निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या 2004 से 14 तक आपने केवल भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने वो समय रखा हुआ था अपने लिए? तो कहने का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी बातें करना, देश को गुमराह करना, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना देश में, ये जनता सब जानती है। और आप कितना भी श्रेय लेने की कोशिश करें, अगर मैं ये कहूंगी सच में जनता के हक की कोई बात करता है गरिमा जी, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, और जिस प्रकार हमने देखा है कि देश के कोई भी समुदाय हो, मैं ये कहूंगी चाहे वो हमारे दलित हो, पिछड़े हो, महिला हो, उनके लिए अगर किसी ने भी काम किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सत्ता में सरकार है, उन्होंने ये निर्णय लिए हैं। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम की हम बात करें, इससे पहले क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण दिया गया राजनीति में? क्या केवल वो हाशिए पर है? क्या वो केवल झंडे डंडे उठाने के लिए कांग्रेस की बैठी हुई थी? आपने क्या महिलाओं के अधिकारों को मैं कहूंगी सुरक्षा दी? आप बताइए मुझे इस बात का जवाब। ठीक है, अब आशीष जी से हम जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, 70 सालों तक आपकी पार्टी थी, क्या किया आपने? सवाल है प्रभा जी का। ठीक है मैम, आप जवाब ले लीजिए। प्रभा जी आप जवाब ले लीजिए, बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, बोलिए आशीष जी। देखिए रीमा जी, अभी कह रही हैं हमारी प्रभा जी कि महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं दिया था हमने, तभी प्रभा जी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाते होंगे, कई समस्याएं रही होंगी। आपको कौन सा अधिकार नहीं मिला? आपको बताएगा तो सही। बुर्का पहन के चलती थी क्या सड़क में? ठीक है, क्या नहीं कर पाए आप? व्यक्तिगत टिप्पणी आशीष जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए, आप जवाब दीजिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए आप। आजादी भी तो दिला देते महिलाओं को, बुर्के से। ठीक है प्रभा जी हो गया ना? प्रभा जी अब उनको बोलने दीजिए, आप जवाब लीजिए। प्रभा जी प्लीज मैम शांत हो जाइए। आशीष जी और प्रभा जी प्लीज शांत हो जाइए। सर प्लीज, प्रभा जी आप शांत रहिएगा। मैडम आशीष जी आप बोलिए। प्रभा जी प्लीज, आप बोल चुकी ना, आप जवाब ले लीजिए। मैडम आशीष जी आप बोलिए। प्रभा मैडम प्लीज शांत रहिएगा, प्लीज। आशीष जी आप बोलिए। दूसरे की डिबेट खराब करती है प्रभा जी। तो देखिए इन्होंने जो बात बोली कि अधिकार नहीं मिल रहा था, तो इसका जवाब इनके पास नहीं होगा कि इन्हें कौन सा अधिकार नहीं मिल रहा था। ये झूठ बोलने का काम करती हैं। फिर उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला इन्होंने कि हम जो है देश के हित में ही काम करते हैं, देश के हित में हमने जो है सारे कानून बना दिए, सब देश के हित में काम हो रहा है। तो ये बताएं, देश के हित में आपने किसी कानून बनाया था तो उसे देश के हित में क्यों हटाया? आपने बताएं, या देश के हित में बनाया था
या देश के अहित में बनाया था, इसका जवाब देना पड़ेगा इनको। पहले आप कहते हैं देश हित में हमने किसानों के हित में कृषि कानून बना दिया, फिर इन्होंने बोला हमने किसानों के हित में कृषि कानून हटा दिया। इतनी हत्याएं करने के बाद इसका जवाब इनको देना चाहिए कि आखिर देश के हित में बनाया या देश के हित में हटाया, इन्हें इसका जवाब भी देना चाहिए। देखिए, जनता को गुमराह करने का काम ना करें। कांग्रेस उस समय की है जब सुई बनाने की फैक्ट्री देश के अंदर नहीं थी, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज भाजपा के अंदर भी अगर आप देखें तो इनके अंदर भी नेता हमने ही दिए हैं, जो आज बोलते हैं डिबेटों में, जो आते हैं सामने स्कूल में आ भी रही है, ये भी हमारे यहाँ से गई है। तो कांग्रेस ने तो देखिए बहुत कुछ दिया, और ये लोग कुछ क्या देते हैं और क्या दे रहे हैं सब समझ रहे हैं। ये देश को सिर्फ नफरत की आग में डालने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर जितनी नफरत फैलती है उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आप बताएं, देहरादून के अंदर दून हॉस्पिटल के बाहर इतनी पुरानी मजार जो शायद 100-150 साल पुरानी होगी, उसको तोड़कर इन लोगों ने रख दिया। क्यों रखा? इतनी अतिक्रमण कौन सा हो गया था? तो सिर्फ गुमराह करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। अरे चाहे कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब आस्था के केंद्र हैं और पुराने बने हुए, आज के तो बने नहीं हुए हैं। आप क्यों छेड़ाखानी कर रहे हो? क्या आपके सारे मुद्दे खत्म हो गए? क्या आपने रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे कोई मुद्दे नहीं है आपके पास जो इस तरह के आप कामों को दिखाने का काम कर रहे हैं? अभी आप बताएं, केदारनाथ जो चारधाम यात्रा है कब से तैयारियां हो गई, ये हो गया वो गया, कई डिबेटों में हम लोग बैठे हैं चारधाम यात्रा की। आज देखिए आप केदारनाथ के अंदर गालियां दे रहे हैं लोग इनको, जो टूरिस्ट आ रखे हैं, जो भक्त आ रखे हैं, वो भाजपा को गालियां दे रहे हैं। कितने हल्ले हो रहे हैं वहां पे, कितनी अव्यवस्थाएं हैं। आप देखिए, आप चारधाम यात्रा में इतनी लाखों लोगों की बात तो आप खूब कर रहे थे कि इस बार तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, और बताएं वहां पर क्या व्यवस्था है? इतनी खराब व्यवस्था करके कोई एक काम हो जो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है तो हम कहें कि चलो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है। नफरत फैलाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है, सिर्फ देश के अंदर नफरत फैला रही है। और देखिए, भगवान ने मौका दिया आप लोगों को, कभी किसी के काम आना सीखो। अगर आज आप गलत का साथ दे रहे हो तो आप भी गलत हो, कभी सच बोलना सीखो। अभी इस तरह की जो आपने बात बोली कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, कभी एकांत में साथ में सोचना कि आपके अंदर कौन कौन से अधिकार आपको नहीं दे पाए थे हम लोग, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो झूठ और भ्रम फैलाना बंद करो, और एक देश एक नेशन जो आप बात कर रहे हैं, चुनाव होने चाहिए। ऐसे बहुत चीजें हैं जो एक देश में एक जैसी होनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधा जरूरी थोड़ी है कि धन सिंह रावत जी के लिए अलग होगी और एक आम आदमी के लिए अलग होगी। पीछे धन सिंह रावत जी जब बीमार हुए तो दून हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाए, सीधा दिल्ली पहुंच गए। तो आप बताएं ना, व्यवस्थाएं, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था दो ना। एक देश एक नागरिक एक स्वास्थ्य की व्यवस्था, एक देश एक नागरिक एक पढ़ाई की व्यवस्था। क्यों एक किसी का बच्चा सरकारी उस स्कूल में पढ़ रहा है जहां पर वो एक बच्चा होने के बाद भी आजकल अखबार में चल रहा है, एक ही बच्चा था वो भी फेल हो गया। क्यों एक बच्चे को अभी टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो बड़े स्कूल में पढ़ के टैलेंटेड हो जा रहा है। एक पढ़ाई करो ना, एक सिलेबस रखो। कई चीजें हैं जो एक होने की जरूरत है। अगर ये करना चाहें तो देश के अंदर पूरी समानता आ सकती है, पर इन्हें देश के अंदर समानता नहीं लानी है, इन्हें देश के अंदर नफरत फैलानी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू ही नफरत से होती है। जब लोग लड़ेंगे आपस में तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। उसके लिए काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे पड़े हैं। आज देश की चिंता नहीं है, देश के क्या हाल हो रहे हैं। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे पास रोज सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? कैसे कर रहा है? इतना डरता नहीं है वो, इतना सा देश है, वो हमसे डर नहीं रहा है, आपसे कोई डर नहीं है, रोज इस बात का उल्लंघन कर रहा है। उसको तो माफी मांगनी चाहिए थी, उससे तो चरणों में पड़ जाना चाहिए था कि मेरे से गलती हो गई, मेरे लोगों से गलती हो गई, मैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, आप लोग कुछ मत करना। पर वो ये करने के बजाय रोज इस बात का उल्लंघन कर रहा है, सैनिकों को मारने का काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए विश्वगुरु को। किस तरह के विश्वगुरु हैं जो देश के अंदर आज ये हालात हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ठीक है, यूकेडी से हमारे साथ में टीकम साहब हैं। टीकम साहब, कांग्रेस जो बात कह रही है, कांग्रेस पर आरोप भी लगाए प्रभात जी ने खूब। उनका कहना है 70 साल तक आप थे, आपने क्या अधिकार दे दिए। लेकिन सर, दोनों को मौका मिला है, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, केंद्र में भी और अभी फिलहाल तो वर्तमान में भी। अगर हम यहाँ पे देखें प्रदेश में, यहाँ पे भी दोनों को मौका मिला। लेकिन अधिकारों की अगर बात रही तो क्या कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिए? नहीं गरिमा जी, ऐसा कुछ नहीं है। आशीष जी ने ठीक कहा, ऐसा नहीं है। जिस समय राज्य हमारा जो देश आजाद हुआ उस समय यहाँ कुछ नहीं था, और बहुत कुछ काम हुआ है। ये स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वीकार कर चुके हैं। प्रवक्ता इनके स्वीकार करें ना करें, हम इस बात को तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि केंद्र में, जिस पे आज आपने डिबेट रखी है, यदि केंद्र भी मंथन करना चाहता है तो एक संशोधन जरूर हो सकता है। यदि एक राज्य और एक चुनाव जिसमें कोई भी अवरोध पैदा नहीं होगा, उसके बाद तमाम पूरे 5 वर्षों तक राज्य का विकास होगा
और जब लोकसभा का जब चुनाव होंगे उस समय जरूर आचार संहिता लगे, लेकिन आचार संहिता वो केंद्र के बजट पे होगी, जो केंद्र का पैसा होगा, उससे इस पे राज्यों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो चीजें हैं, ये संभावनाएं हो सकती है, इसके लिए सभी दलों को मिलकर इस पे मंथन करना चाहिए। इसके लिए हम आपसे हामियां भरते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 12,000 करोड़ रुपए इससे बचेंगे, तो पहले तो आप नहीं बचेंगे, हम जनता से ही नहीं बच पा रहे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, भाई आपके जो अडानी और अंबानी थे, आपने जब 14,500 करोड़ का जब डिमोनिटाइजेशन में जो आपने डिमोनिटाइजेशन किया, तो उसके बाद सारा पैसा वापिस आया। ये झूठे आंकड़े आपने, फर्जी आंकड़े देश को दिखाए। उसके पास जो पैसा आना था, जो बचा हुआ पैसा था, वो राष्ट्र के लिए दोबारा छपना था, जो पैसे वापिस नहीं आ पाए। तो ये तमाम तो आपने जो घोटाले कर रखे हैं इसमें, जिस दिन आप सत्ता से बाहर रहेंगे ये तमाम परतें सबकी खुलेंगी। हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से अडानी को 10,000 करोड़, अंबानी को 30,000 करोड़ आप कर्जा माफ कर रहे हैं, क्यों भाई? उनके घर की खेती थी क्या? वो तो राष्ट्र का पैसा था, आपको माफ करना पड़ा? ये जो विषय है, तब आपको ये 12,000 नहीं दिखाई देते, आपने सीधे उनको माफ कर दिया। देश का पैसा था, वसूलना चाहिए था। जब भाई मैं यदि 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं तो मेरे तो एक किस्त नहीं माफ हो रही, उन लोगों का इतना बड़ा कर्जा क्यों माफ कर दिया? ये जो तमाम विषय है, इस पे केंद्र को समझना चाहिए। और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी इस पे मुखरता के साथ इस पे बातें करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं किस प्रकार से उदासीन लोग हैं, और ये भाई मौसेरे भाई है दोनों। ये जब बारी आती है तब ये देश को खसोटते हैं, राज्यों को खसोटते हैं, और इनको कोई परवाह नहीं है जनता की। जनता का जो उत्पीड़न है, वो चाहे आज जीएसटी को लेकर देखें, जीएसटी भी सही तरीके से लागू नहीं हुई है, तमाम इसमें व्यवसायी वर्ग मारा जा रहा है। और ये तमाम प्रकार के, इन्होंने कहा था एक टैक्स लगेगा, ये तमाम प्रकार के तो इसमें टैक्स खड़े हो रखे हैं। टैक्स कौन सा रुक रहा है? तमाम प्रकार के टैक्सों की इसमें लूटा लाटी हो रखी है। तो ये हम कहना चाहते हैं, यदि आपने राष्ट्र को बचाना है, आपने राज्यों को बचाना है, तो कम से कम एक अच्छी नीति के तहत योजनाएं बनाएं, और जिससे कि जनता मारी ना जाए, जनता को ज्यादा उत्पीड़ना ना झेलनी पड़े। और जिस प्रकार से आपने नागरिक संशोधन बिल की हम बात करेंगे, आपने कहा ये अच्छी बात है। पंजाब में देखो आप, पश्चिम बंगाल में देखो, आज जम्मू कश्मीर में देखो, तमाम बिना उसके लोग वहां घुसे हुए हैं। तो ये जो कानूनी शिकंजा है, ये तो कस देना चाहिए, ये हम भी कहते हैं। क्योंकि जो जिस राष्ट्र के अंदर आया है, उसको या तो उसकी नागरिकता लें, या नहीं तो वो सही प्रकार से अपना वीजा बनवाएं। नहीं तो किसी का, हमने यहाँ पे कोई धर्मशाला नहीं है कि हम यहाँ इस राष्ट्र के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को तो भूखे मरने की नौबत आ रही है, और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं। ये दोनों पार्टियों ने, मैं कहना चाहता हूं, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, ये सब मिले हुए भगत हैं दोनों, इन्होंने ये बसाए हैं। आज ये इतने देश, आज देखो जम्मू कश्मीर से भगाने के लिए इतने कह रहे 80,000 आदमी है। अब तो 80,000 आदमी कहां से आए? ये जो तमाम विषय हैं देश की सुरक्षा के लिए, यही तो चिंतनीय विषय हैं। और ये अपने आप को साफ दिखाते हैं, दोनों दल साफ दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल दूध के धुले में हैं। तो ये लोग कहां से घुस गए? आप भी तो सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, केंद्र में भी सत्ता में रही, तो ये लोग ये कहां से घुसे? तब आपने क्यों इनको नहीं भगाया? ये जो विषय है, इस पे देखो, यदि आपको देश को आगे बढ़ाना है, देश के लिए आप कुर्बानी चाहते हैं, देश के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं और अपने आप को खपा रहे हैं, तो बिल्कुल जो निर्णय है वो सही होने चाहिए, ठोस होने चाहिए, जिससे कि कम से कम मरने के बाद जो पूरा जनमानस वो एक याद रखे कि कोई आया था और कुछ करके गया है। ठीक है प्रभा जी, टीकम जी का कहना है कि सब मिलकर जैसे ही काम रहे हैं। जी गरिमा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, एक्चुअल में वो 2014 के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में सरकार है, तो हमने कई तरह के ऐतिहासिक निर्णय उनके शासनकाल में देखे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, विपक्ष ने चाहे कि कोई निर्णय, कैसी आप बात करती हैं? अब उसके सहयोगी आपके जवाब में जुड़े हुए थे। जब सहयोगी की सरकार होती है तो कोalition की सरकार में आपको उनको भी ठीक है मैम, जल्दी से टीकम साहब जवाब लेते हैं सर, आपकी थी ना, जवाब लेते हैं सर। आप मैम आप बोलिए। प्रधानमंत्री आपका था, टीकम जी प्रधानमंत्री आपका था नहीं था। अगर कोई समर्थन वापिस लेता है तो वो दबाव में भी सरकार काम करती है। हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को किसने भारत रत्न दिया? 70 सालों तक कांग्रेस की इंडिपेंडेंट सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया? आज संविधान जिस पे आज डिबेट रखी है वही बात सेम वहीं पे आ रही है। यदि समर्थन लेता है तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं। टीकम जी आपकी बात निकल कर आ गई, टीकम जी आपकी बात आ गई। जो जीता हुआ व्यक्ति है, यदि हमने किसी सरकार टीकम जी शांत हो जाइए।
प्रभा जी मैम रुक जाइए। देखिए दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो ऐसे बात नहीं होगी ना। टीकम जी प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा। अभी सेमवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रभा जी जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सेमवाल साहब के साथ जाएंगे। स्वागत सर आपका सेमवाल जी गरिमा जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार में कहना चाहूंगी केंद्र में, उसके बाद ही हमने देखा है देश में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जो देश की आजादी के बाद निर्णय नहीं हुए हैं। धारा 370 हटाने के लिए कहते थे कि यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, फिर भी हमने वो काम किया। राम मंदिर को जो बाबरी मस्जिद वाला विवाद था, कांग्रेस हमेशा पक्ष में रहती थी और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, कितना रोना इनके अभी तक आंसू नहीं थम रहे हैं कि मजारें टूट रही है। अरे अवैध अतिक्रमण होगा तो हमने पहले ही कहा है, वो चाहे कोई भी धर्म का उसमें कोई भी प्रॉपर्टी अवैध अतिक्रमण अवैध है, उसको हटाया जाएगा वर्षों से। और जब उसको ढांचे को गिराया गया तो सबसे बड़ी बात है उसके नीचे कुछ मिला भी नहीं। तो क्या ये हॉस्पिटल को कब्जाना, रास्तों को कब्जाना, और सबसे बड़ी बात है विपक्ष उसके साथ खड़ा है। तो ऐसा क्या है कि ऐसे मुद्दों के साथ ये खड़ा हो जाता है। और कौन से कांग्रेसी ने अपने को फांसी पे लटकाया? क्रांतिकारी जिन्होंने अपने वो मैं कहूंगी जान दी इस देश के लिए, उनका इतिहास देख के पन्नों से आपने नाम हटा दिया। भीमराव अंबेडकर के इनके शासन काल में कार्टून बनाए गए थे एनसीईआरटी की किताबों में कि देखिए किस प्रकार हमारा संविधान इतनी धीमी गति से बन रहा है। तो कृपया करके हमें ये अपने इतिहास में नहीं रहोगे तो इतिहास में बेहतर होगा। और जब से मैं कहूंगी गरिमा जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सही निर्णय ले रही है एक एक करके। और वो मैम देखिए ये आपका कहना है, बाकी के मैम लौटेंगे आपके पास में। शिव प्रसाद साथ में ठीक है प्रभा जी आएंगे आपके पास में। शिव प्रसाद जी बहुत स्वागत आपका। एक देश एक इलेक्शन पर हम चर्चा में, इलेक्शन बहुत बड़ी चीज है। अगर ये होता है तो उसके लिए उतनी ही बड़ी तैयारियां भी सरकार को करनी चाहिए। हालांकि केंद्रीय मुद्दा रहा, लेकिन अब प्रदेश में भी इसको लेकर बातचीत बहस छिड़ गई है। कितनी तैयार आपको बीजेपी लगती है इसके लिए? उत्तराखंड के लिए कितना सही होगा? अनम्यूट कीजिए मैडम। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी एक देश एक इलेक्शन के पक्ष में है और इसमें जो खामियां हैं, जिस तरीके की आशंकाएं हैं, वो सबसे पहले भाजपा को, सभी दलों को अपने विश्वास में लेकर के जो आशंकाएं हैं इनको निर्मूल सिद्ध करना चाहिए। इसमें जो दिक्कतें आ रही है उनको ठीक करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि भाजपा को ये लगता होगा कि भाई इस समय नरेंद्र मोदी जी चेहरा है, उनके चेहरे पे एक देश एक इलेक्शन होगा तो पंचायत से लेकर के निकाय से लेकर सारे इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमेशा हर एक पार्टी का ये रहता ही है वन मैन शो। भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है, सभी पार्टियों में रहता है, लगभग हर पार्टी में वन मैन शो है। तो इस बात से ज्यादा ना घबरा करके पार्टियों को अपना संगठन तैयार करना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए, जनता में अपनी स्वीकार्यता, अपना जनाधार बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर एक देश एक इलेक्शन होगा तो इस पे एक तो खर्चों पे कमी आएगी। हमारा देश जो है पर्व प्रधान देश है, चुनाव पर्व प्रधान। यहाँ पे हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और देश के किसी भी, अब जिस तरीके से जब से राष्ट्रीय पार्टियों का बोलबाला है इस तरीके से, तो चुनाव चाहे कर्नाटक में हो, चाहे केरल में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के मंत्रियों को वहां जाना ही जाना है, चाहे हिमाचल में हो चाहे कहीं हो। तो मतलब चुनाव किसी भी देश में हो, पूरे देश के राज्य की मंत्री और मुख्यमंत्री उसमें बिजी हो जाते हैं और उनका अपना राज्य और अपने जो विकास कार्य है वो छूट जाते हैं। आए दिन आचार संहिता लगी रहती है और वही नेटवर्क होता है, वही मशीनरी होती है, उसी मशीनरी पे, उसी नेटवर्क पे बार बार खर्चा होता है। तो अगर थोड़ा सा सिस्टम सही करा जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक देश एक चुनाव में कोई खामी है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, बाकी पूरे 5 साल विकास के काम होने चाहिए, काम होने चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि आधा टाइम तो आचार संहिता ही लगी रहती है, एक आचार संहिता से छूटते हैं दूसरी आचार संहिता में चले जाते हैं, प्रशासन बिठा दिए जाते हैं। कई बार जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे निकाय हो या कई और सीटें हैं, उन पे नहीं रहते हैं। तो ये करने के बजाय एक देश एक चुनाव किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है मैम कि एक देश एक चुनाव की बात करने वाली भाजपा पिछले 10 साल से यहाँ पे राज कर रही है, लेकिन एक राज्य और एक चुनाव तो करा नहीं पाई। हरिद्वार पूरा राज्य जो मिला था हमको, इसमें हरिद्वार के चुनाव उत्तराखंड के साथ नहीं होते, निकाय चुनाव, वो क्या बोलते हैं इसको, पंचायत चुनाव क्यों नहीं होते जी? जब आप एक राज्य के सबसे छोटे वाले चुनाव, पंचायत चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हो, हरिद्वार में कहीं होते हैं आप, और ऐसा भी नहीं है कि अब कोई बहाना हो आपके पास, आप साल साल भर तक प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाते रहते हो, तो भैया थोड़ा हरिद्वार का भी प्रशासक का कार्यकाल बढ़ा दो। जब 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 दूसरे राज्यों का होता है, या थोड़ा पहले सरकार खत्म कर दो, उनकी डिसॉल्व कर दो उनका निकाय वाला। एक राज्य हो भैया, एक राज्य को इतने अधिकार होते हैं, पर जब एक राज्य में सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार, जब एक राज्य एक चुनाव नहीं करा पा रही, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे मंशा कुछ गलत है।
तो अगर मंशा सही हो और सरकार को पहले जैसे प्रयोगशाला बना ही रखा है उत्तराखंड को, हर चीज की प्रयोगशाला बना रखा है, तो इस एक राज्य एक चुनाव की प्रयोगशाला उत्तराखंड को बनाओ और हरिद्वार और ये पूरे राज्य के निकाय चुनाव का ये पंचायत चुनाव कराओ जरा एक साथ। तब तो मैं मानूं कि एक राज्य एक चुनाव होना भी चाहिए और भाजपा करा भी सकती है और भाजपा की मंशा भी सही है और भाजपा कर सकती है। तो भाजपा को उदाहरण अपने से देना चाहिए। दूसरी बात में प्रभा बडोनी जी कह रही थी कोई बात की, क्या कह रहे थे मैम आप थोड़ी देर पहले कि सब हम जो है, ठीक है, हाँ नहीं मेरे दिमाग से निकल गया, दोबारा फिर इस पे जुड़ेंगे। हाँ, देखिए उनका कहना है कि हमने तैयारी उस लिहाज से कर ली है, हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार आवाज उठा रहा है और चर्चा इस पर भी है कि देखिए दोनों ने अधिकार नहीं दिए, 70 साल कांग्रेस भी रही, कांग्रेस की ओर से भी कुछ नहीं किया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया गया। आप एक नई चीज लेकर आए हैं, वन नेशन इलेक्शन, आपने उसके पीछे तर्क बहुत सारे दिए हैं कि फायदा होगा, आपने कहा कि आप उसके पक्ष में हैं, लेकिन सर उसकी तैयारी उतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ चीजें भी होती है तो उसमें भी कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है। इंटेंशन महत्वपूर्ण होना चाहिए। इन्होंने इंटेंशन के साथ साथ सर आप पूरे देश में एक प्रक्रिया लागू करेंगे, करी उसके पैसे तो अभी तक दिए नहीं गए इनसे, ये होती है मंशा की बात। हाँ, तो वही चीज है, अगर मंशा अच्छी होगी तो सर तैयारी अच्छी होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंशा अच्छी, और हरिद्वार के, अब मैं कह रहा हूँ प्रयोगशाला बना दो, हरिद्वार के और पूरे राज्य के चुनाव, अभी पंचायत चुनाव एक साथ करा दो, दिख जाएगा कि क्या। यूकेडी तो पहले ही प्रयोगशाला कहती है उत्तराखंड को कि उत्तराखंड प्रयोगशाला है, तो अभी यूसीसी सबसे पहले क्या यूकेडी का लगातार यही कहना था कि प्रयोगशाला के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रदेश को, सबसे पहला, सबसे आगे, सबसे तेज, तो भाई इसमें भी तेज बन जाओ थोड़ा, तो हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा चेक तो हो मामला क्या है, तैयारी कितनी है, मंशा क्या है। उत्तराखंड से शुरू की जाए ये बात, हम तो वेलकम करेंगे, तो पता चल जाएगा मंशा सही होगी तो वेलकम है। तो मंशा ठीक है, मंशा ठीक है, क्या लग रहा है आपको? देखो भाई मंशा ठीक नहीं है, इनको क्या लगता है ये किसी एक चेहरे को उठाते हैं, उस पर लिपापोती करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, आईटी, एसआईटी, सीबीआई, ईडी के सेल से उसको और खौफ का वातावरण पैदा करते हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा बना देते हैं, कभी चाय वाले को मुखौटा बना देते हैं, अब उनकी गाय वाले की तैयारी है। मैं कह रहा हूँ मुखौटों के बेस पे राजनीति नहीं चलती, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इस पे अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को अलगाववादी और नकारने के बजाय आप थोड़ा जवाबदेह बनिए ना, विकास की जो विपक्ष की आशंकाएं हैं उनको निर्मूल सिद्ध कीजिए, दिक्कत क्या है? तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा ही, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। तो आप विपक्ष की बातों को सीधे नकारने के बजाय आप लॉजिक दीजिए कि भाई कैसे है। मैं तो कह रहा हूँ कि वेलकम है कि आप कराओ चुनाव, एक देश एक चुनाव, पर अभी निकाय ये जो पंचायत चुनाव है यहाँ से शुरुआत करो जरा। प्रभा मैम जी आप मेरा संदेश ले जाइए सरकार के पास प्रस्ताव कि ये जो हरिद्वार में जो रास है भाई, जब आप साल 2-2 साल तक निकाय का चुनाव आपने 1.5-2 साल तक प्रशासक बिठा के रखे, कोऑपरेटिव के चुनाव आप होने नहीं दे रहे हो, आपने प्रशासक बिठा के रखे हैं, आप डिग्री कॉलेजों के चुनाव होने नहीं दे रहे हो, आपने ऐसी सिस्टम बना रखा है। आप अभी निकाय चुनाव, ये पंचायत चुनाव में भी आपने बिल्कुल प्रशासक बिठा के रखे हैं, प्रशासकों का कार्यकाल फिर बढ़ा रहे हो आप। तो भैया सरकार चला रहे हो, डेमोक्रेसी चला रहे हो, गैंग चला रहे हो, क्या चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो। अरे डेमोक्रेसी है, जनप्रतिनिधियों को चलाने दो ना। और आप एक देश एक चुनाव की बात करते तो करो हरिद्वार से शुरुआत, हरि का द्वार है, हरि के द्वार से कोई भी शुरुआत होगी तो भैया पूरे देश में मैसेज जाएगा, हम भी तारीफ करेंगे, हम भी वेलकम करेंगे। अच्छा थोड़ी लगता है कि एक राज्य है और एक राज्य में एक जिला छूटा हुआ है, वहाँ आचार संहिता लगी हुई है, उसकी कुछ और ही डफली बज रही है, उसका कुछ और ही राग चल रहा है, क्या है ये? ठीक है सर, जल्दी से प्रभा जी की हम अंतिम प्रतिक्रिया प्रभा जी आपने सुन लिया, इंटेंशन ठीक नहीं है। मतलब सोचिए आपके दल सहमत है, आशीष जी ने भी कहीं ना कहीं उसको नकारा नहीं है, उन्होंने कहा लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इस पर तैयारी उतनी ही बड़ी होगी तभी शायद सक्सेस हो पाएगा, और सेमवाल साहब ने भी वही बात कही। गरिमा जी एक चीज कहना चाहूंगी कि बार बार विपक्षियों को माननीय प्रधानमंत्री जी, जब भी हम ये कहेंगे कोई भी अमेंडमेंट आता है देश में, चाहे वो देश में बड़ा कानून हो, राज्यों का कानून हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो विपक्षी दलों की उसमें कोई भूमिका ना रही हो। लेकिन इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जेपीसी में तो एक साथ हो जाती है, लेकिन जब संसद में चर्चा का समय होता है तो ये अपनी बात से मुकर जाते हैं कि हमने जेपीसी में जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है तो ये वहां पर अपनी राय इनकी कुछ और होती है, लेकिन जब संसद में चर्चा करके इन्हीं की बातों को कोट किया जाता है तो ये कहते
कहते हैं ये बात हमने नहीं कही है, वहां पर ये कुछ और मुखौटा इनका होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो इसमें मंशा की कोई बात नहीं। इलेक्शन होगा तो सभी राजनीतिक दल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सभी को मौका मिलेगा। और वो तो देखिए लोकतंत्र का एक हिस्सा है, जनता उसमें वोट डालती है, उसमें किसी चेहरे की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम धरातल पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हम केवल चुनाव के समय काम नहीं करते। गरिमा जी, आप हर जगह देख लीजिए, अगर जनता हमें बार बार अपना आशीर्वाद देती है तो बार बार ये आरोप लगा देना इनका आईटी सेल है, तो और विपक्षी पार्टियों को किसने रोका है काम करने से? आप भी काम कर सकते हैं, आप भी अपना संगठन बना सकते हैं, क्यों नहीं मजबूत करते हैं उसे? किसने रोका है? या तो औरों को मना किया गया हो, तो ऐसा नहीं है, सबको काम करने का अधिकार है। धरातल पर जाइए, जनता से जुड़िए, अपनी बात को रखिए। देखिए जनता है, समझदार जनता है, और मैं तो ये मानती हूँ कि उत्तराखंड की जनता जितनी बुद्धिजीवी पढ़ी लिखी है, शायद ही किसी और राज्य की जनता इतनी पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पे आपको झूठ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर विपक्ष झूठ फैलाए या कोई भी झूठ फैलाने का काम करेगा तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। गरिमा जी, तो मेरा कहने का मतलब है, अपना होमवर्क सही करिए, तब दूसरों को सलाह दीजिए। अपने विपक्षी काम नहीं करते हैं, केवल एक मुद्दा लेके उसी पे ये लोग, आज आप देखिए कांग्रेस का क्या विजन होता है, कौन सा इनका संविधान का विजन है, वो कोई मुद्दा है? ऐसे ही बस ये कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, टीआरपी लेने के लिए बैठ जाएंगे। उसमें भी हम देखते हैं इनके पर्स चोरी हो रहे हैं, इनका अपना ही पर्स बचाओ रैली, सोनिया गांधी बचाओ रैली, ये रैलियां इनकी निकलती हैं। इतने बड़े बड़े इनके केस चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस पे ईडी सीबीआई बैठती है, वो इनके अपने शासनकाल में बैठी हुई है, हमने नहीं बिठाई है, वो चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर निर्णय आ रहा है उसका, तो अब ये बीजेपी को कह रहे हैं। तो देखिए इनको इस मानसिकता से मैं कहूंगी बाहर आने की जरूरत है। लेकिन ठीक है, उनको देखिए, उन्होंने अगर नकारा होता, आज विपक्ष ने अच्छी भूमिका निभाई। मैं तो ये कहूंगी आज विपक्ष अच्छी भूमिका में था। विपक्ष आपको समर्थन दे रहा है, बस वो ये कह रहा है कि सब साथ होंगे और सबकी राय को आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रक्रिया जो है वो हो सकेगी। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर पूरे देश में कुछ अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें विपक्षों की भी राय उतनी जरूरी मुझे लगता है होती है, और सरकार को उस पर विचार करना भी जरूर चाहिए। खैर, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक तरफ बहस जो है वो छिड़ गई है, लेकिन दूसरे विपक्षी कह रहे हैं कि ये एक गहन मुद्दा है, इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, गंभीर मुद्दा है और उसके बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का